हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। 7 की साइंस की क्लास में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण, न्यूट्रिशन इन एलिमेंट। पार्ट 4 आज हम करेंगे। 3 पार्ट्स इसके हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले लिंक पर जाकर पिछले वीडियोस देखें, जिससे आपको ये पूरा चैप्टर क्लियरली समझ में आ सके। पार्ट 3 आप देख पाएंगे, तभी आपको पार्ट 4 समझ में आएगा क्लियरली। नाउ इन आवर प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? ये एक पूरा लंबा सा एक सिस्टम है जिसके थ्रू जो मानव है वो पाचन की क्रिया करता है। 2 पार्ट्स में हमने इसको क्लासिफाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था, डाइजेस्टिव ग्लैंड का भी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। सो टुडे वी विल कंटिन्यू अबाउट अदर कंपार्टमेंट्स ऑफ आवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लाइक लीवर एंड पेंक्रियाज। आज आपको बृहदांत्र, क्षुधांत्र, यकृत और अग्नाशय के बारे में पढ़ना है। तो लेट्स बिगिन द क्लास। देखिए, पिछले वीडियोस में मैं आपको ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आमाशय यानी स्टमक सबसे बड़ा चैम्बर होता है। सबसे बड़ा चैम्बर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, प्रोटीन का, स्पेशली फूड में से प्रोटीन का पाचन करने का काम करता है। स्टमक से जो भोजन का पाचन आंशिक रूप से हो चुका होता है वह भोजन काइम कहलाता है या आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन कहलाता है, और वो क्या होता है, आगे स्टमक के लास्ट पार्ट से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी क्षुधांत्र में प्रवेश करता है। क्लियर? क्षुधांत्र क्या है? क्षुधांत्र हमारे पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, बिकॉज यहाँ पर पाचन की क्रिया कंप्लीट होने के साथ साथ भोजन की अवशोषण की क्रिया भी कंप्लीट होती है। ये क्षुधांत्र यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक बहुत लंबी कुंडलित नलिका है जो कि आमाशय के निचले पार्ट से स्टार्ट होकर ये पूरी जो कुंडलित नलिका आपको येलो कलर और ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है, ये पूरी कुंडलित नलिका क्या कहलाती है? क्षुधांत्र या स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाती है। ओके, क्षुधांत्र या स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी लंबाई लगभग 6 मीटर से लेकर 7.5 मीटर तक होती है। ये आपको ज़रूर इम्पॉर्टेंटली याद रखना है कि इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर से 7.5 मीटर। एवरेज लंबाई की बात कर रही हूँ, किसी में 6 हो सकती है, किसी में 7.5 हो सकती है, और उसके बीच की वैल्यू भी हो सकती है। क्लियर? तो लंबाई क्षुधांत्र की 6 से 7.5 मीटर तक होती है और ये बहुत ज़्यादा कुंडलित नलिका है। आश्चर्य होता होगा आपको ये समझकर कि आपके स्टमक के अंदर, आपके बॉडी के अंदर 7.5 मीटर की एक कुंडलित नलिका है जो कि इतनी ज़्यादा कॉइल्ड फॉर्म में है कि आपकी बॉडी के अंदर किस तरह से एडजस्ट हो जाती है ना। तो क्षुधांत्र कुंडलित नलिका है, बहुत लंबी नलिका है। हालांकि इसकी चौड़ाई कम होती है, बट ये बहुत ज़्यादा लंबी नलिका होती है और कुंडलित होती है, बहुत कॉइल फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर? इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम देखें ध्यान से तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो स्टमक के लास्ट पार्ट से स्टार्ट होकर ये जो आपको ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहाँ तक का जो पार्ट यू शेप में है, आपको दिखाई दे रहा है, ये यू शेप में है। तो यू शेप में होने के कारण ये जो यू शेप वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं ड्यूडेनियम और ग्रहणी। ठीक है, हिंदी में इसको ग्रहणी कहा जाएगा, इंग्लिश में ड्यूडेनियम कहा जाता है। क्लियर? तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट में, ग्रहणी वाले पार्ट में बेसिकली पाचन का कार्य किया जाता है।
ठीक है। तो बचा हुआ पाचन, भोजन का आंशिक पाचन मुख में शुरू हो गया था। अगर आप पिछला रिकॉल करें तो आपको पता होगा कि मुख में भोजन का आंशिक पाचन शुरू हो गया था, स्टार्ट हो गया था। वहाँ पर किसका पाचन हुआ था? स्टार्च का पाचन स्टार्ट हो गया था। क्लियर। तो उसके बाद स्टमक में जब भोजन आया तो स्टमक में प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो गया। 90% प्रोटीन जो है वो स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ भोजन होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट और फैट का स्पेशली और कुछ बचे हुए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट में से स्टार्च का तो ऊपर ही हो गया, मुख में हो गया। बचा हुआ जो कार्बोहाइड्रेट है और जो बचा हुआ प्रोटीन है और जो फैट है, फैटी एसिड्स है, वो उसका जो डाइजेशन है वो कहाँ होगा? मेनली ग्रहणी के अंदर होगा। ठीक है। तो ग्रहणी के अंदर भोजन का पाचन होता है और ग्रहणी के निचले वाले भाग में ये जो लाइट येलो कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा पार्ट है ये आपका कहलाता है डिसेंडिंग कोलन। ये स्पेशली कोलन कहा जाता है, सॉरी एक मिनट, जिजुनम कहा जाता है इसको। ये शुदांत्र का मध्य आंत्र वाला भाग है। क्लियर। इसको इंग्लिश में जेजुनम कहा जाता है। ड्यूडोनियम के बाद जेजुनम स्टार्ट होता है और मध्य आंत्र भी इसको हिंदी में कहा जाता है। इस भाग में भोजन का अवशोषण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भोजन के अवशोषण की प्रक्रिया इस भाग में शुरू हो जाती है और एंड में लास्ट वाला जो भाग है जो डार्क येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट जो है वो शेषांत्र कहलाता है या इलियम कहलाता है। क्लियर। तो ग्रहणी के मुख्य 3 भाग हो गए, शुदांत्र के मुख्य 3 भाग हो गए। फर्स्ट ग्रहणी, सेकंड मध्यांत्र, थर्ड शेषांत्र। और ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र में से ग्रहणी में पाचन की प्रक्रिया होगी, मध्यांत्र में अवशोषण की प्रक्रिया होगी और शेषांत्र में भी अवशोषण की प्रक्रिया होगी। क्लियर। तो पोषण के स्टेप्स आपको दिख रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पर। ओके। तो अब इसको समझते हैं कि इसमें पाचन की क्रिया और अवशोषण की प्रक्रिया होती कैसे है। तो देखिए, ध्यान से देखिए कि शुदांत्र के अंदर, आमाशय के अंदर तो स्वयं ही क्या हुआ था? पाचक रस एंजाइम आमाशय की भित्ति द्वारा ही स्रवित हो गए थे। यहाँ पर शुदांत्र के ग्रहणी वाले हिस्से में क्या होता है? एक्चुअली ये जो शुदांत्र का ग्रहणी वाला हिस्सा है, यहाँ ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रहणी वाले हिस्से में 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आकर जुड़ते हैं। ये 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचक ग्रंथियाँ आकर जुड़ती है। ये पाचक ग्रंथि में से एक ग्रंथि होती है यकृत, जो ये ब्राउन कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, ये है फर्स्ट नंबर यकृत ग्रंथि, जो कि ग्रहणी वाले हिस्से में आकर जुड़ती है। दूसरा आता है ये जो येलो कलर का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दैट वन इज सेकंड नंबर पेंक्रियाज, इसको कहा जाता है अग्नाशय ग्रंथि, जो कि इसका भी जो ओपनिंग होता है वो कहाँ होता है? ड्यूडेनियम यानी कि ग्रहणी में होता है। क्लियर। तो ग्रहणी में आकर 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जुड़ते हैं और इनसे निकलने वाले स्राव यानी कि इनसे निकलने वाले पाचक रसों से ही भोजन का पाचन ग्रहणी के अंदर कंप्लीट होता है। ओके। तो यकृत जो है, अब है क्या यकृत? तो ध्यान दीजिए, यकृत एक गहरी लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जिसे हम लीवर भी कहते हैं और ये उदर यानी स्टमक के दाईं ओर स्थित होता है। देखिए आप, स्टमक के दाईं, ठीक है, राइट साइड में प्रेजेंट होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्लियर। ये आपका इंपॉर्टेंटली याद रखिए, एमसीक्यू का टाइप का क्वेश्चन बनता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए, शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कह ले तो वो कौन सी है? यकृत या लीवर। ओके। अब यकृत क्या करता है? ये एक भूरे रंग की ग्रंथि है, इसके अंदर आपने ये एक थैलीनुमा संरचना, एक और आप ग्रीन कलर का पार्ट देख रहे हो, ये कहलाता है पित्ताशय। और यकृत क्या करता है? एक कड़वा सा रस स्त्रवित करता है। ये कड़वा रस जो है वो पित्त रस होता है। ये पाचक एंजाइमों से भरा हुआ रस है, पित्त रस इसको कहते हैं। और ये जो पित्त रस है वो सीक्रेट यकृत करता रहता है कंटिन्यूअसली, लेकिन ये इकट्ठा कहाँ होता है? इस पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। तो पित्ताशय एक थैलीनुमा संरचना है जो यकृत से जुड़ी हुई होती है और यकृत द्वारा स्त्रवित होने वाले पित्त रस को ये एकत्रित करने का काम करती है। क्लियर। पित्त रस
क्या करता है, अब पित्त रस जो कहाँ छोड़ा जाता है, ग्रहणी में छोड़ा जाता है। ये पित्त रस जो है ग्रहणी में जाकर वसा का, स्पेशली वसा का पाचन करने का काम करता है। ये पित्त रस भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। क्लियर कर लेना। देखिए मैंने आपको बताया था आमाशय के अंदर भोजन क्या था, आमाशय के अंदर भोजन था अम्लीय माध्यम में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन को अम्लीय बना रहा था, और अम्लीय के कारण क्या हो रहा था, भोजन में पाचक रस क्रिया कर पा रहे थे, जठर रस ने प्रोटीन का पाचन किया। देखिए ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि प्रोटीन का पाचन करने के लिए पेप्सिन एंजाइम को क्या चाहिए होता है, अम्लीय माध्यम चाहिए होता है। ठीक है, तो इसीलिए आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन हो रहा है, वो क्या करता है, पेप्सिन को सक्रिय करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भोजन को अम्लीय बनाता है। ठीक है, भोजन अम्लीय होगा तभी पेप्सिन सक्रिय होगा और तभी प्रोटीन का पाचन होगा। ये बात हो गई क्लियर। अब देखिए भोजन चला कहाँ से, आमाशय से ग्रहणी में चला। अब भोजन अम्लीय था, अम्लीय होगा तो अब क्या होगा कि जो पाचक रस है वो वसा का पाचन नहीं कर पाएंगे क्योंकि भोजन अम्लीय है। तो इसलिए अब उस भोजन को क्षारीय बनाना पड़ेगा, और वो क्षारीयता कौन प्रदान करेगा, पित्त रस प्रदान करेगा। ठीक है, तो भोजन को पित्त रस क्षारीयता प्रदान करता है, यानी भोजन को कड़वा टाइप बनाता है, जिसकी वजह से बाकी के जो एंजाइम्स है, आंत्र से निकलने वाले एंजाइम या अग्नाशय से आने वाले एंजाइम जो है वो भोजन पर क्रिया कर सके और फैट का यानी कि वसा का पाचन इजीली कर सके। ठीक है, तो पित्त रस वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप याद रखिएगा, वसा का पाचन कौन करता है, पित्त रस करता है। ओके, और पित्त रस का स्त्रवन कौन करता है, यकृत करता है। इकट्ठा कहाँ होता है, ये पित्ताशय में इकट्ठा होता है। क्लियर, ऑल क्लियर। ओके, तो आपको यहाँ पर यकृत के बारे में पूरा जानकारी मिल गई है। चलिए अब देखते हैं अग्नाशय क्या है। मैंने आपको बताया कि अग्नाशय हल्के पीले रंग की एक बड़ी सी ग्रंथि है जो कहाँ स्थित है, आमाशय के ठीक नीचे। देखिए स्टमक के जस्ट नीचे ये क्या है, प्रेजेंट होती है। ये आपका यकृत चल रहा है और यहाँ से चलेगा क्या, स्टमक। स्टमक के जस्ट नीचे क्या होता है, ये अग्नाशय यानी पेंक्रियाज, छोटी सी पीले रंग की ग्रंथि होती है। और ये ग्रंथि करती क्या है, इससे निकलने वाला, ये देखिए अटैच है, ये ग्रहणी के साथ अटैच है, यहाँ से ये लीवर के साथ अटैच है ग्रहणी। ठीक है, तो लीवर से आने वाला स्राव भी ग्रहणी के अंदर आ रहा है और अग्नाशय से आने वाला स्राव भी कहाँ आ रहा है, ग्रहणी के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अग्नाशय से बहुत सिंपल है, अग्नाशयी रस स्त्रवित होता है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्त्रवित होता है और ये रस कहाँ जाता है, ग्रहणी में जाता है। और स्पेशली अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट और बचे हुए प्रोटीन पर क्रिया करता है और उनका पाचन करता है। क्लियर, कार्बोहाइड्रेट, बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट और बचा हुआ प्रोटीन, इन दोनों पर क्रिया कौन करता है, अग्नाशयी रस करता है। और साथ ही साथ इस आंत्र की भित्ति से भी, देखिए छोटी आंत यानी ग्रहणी की भित्ति से भी क्या होता है, आंत्र रस निकलता है, जिसके कारण भोजन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है। क्लियर, तो देखिए भोजन के पाचन में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई किसने, यकृत ने और अग्नाशय ने। तो ये सहायक ग्रंथियां हैं, इनके द्वारा निकलने वाले जो पाचक एंजाइम हैं वो क्या करते हैं, भोजन के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए क्षुधांत्र के ग्रहणी वाले हिस्से में भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है, पूरा पाचन कंप्लीट हो जाता है भोजन का, कहाँ, क्षुधांत्र के ग्रहणी वाले हिस्से में। तो भोजन के पाचन के बाद यानी कि ग्रहणी वाले हिस्से में भोजन के पाचन के बाद क्या उत्पाद बने, तो देखिए उत्पाद का अर्थ क्या हो गया, जो प्रोडक्ट बन रहा है ना। तो डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बना, अब वो कौन से प्रोडक्ट होंगे, ऑब्वियसली डाइजेशन क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टू सिंपलेस्ट सब्सटेंस, है ना। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलेस्ट सब्सटेंस में कन्वर्ट किया गया। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कौन सा था, कार्बोहाइड्रेट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदला गया, सरल शर्करा ग्लूकोज में बदला गया। किसने बदला था, याद कीजिए, आंत्र रस और अग्नाशयी रस ने क्रिया करके उसे किस में बदल दिया, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट वसा, वसा को किस में बदला गया, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, यानी फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया गया। अब ये किसने किया, ये किया है पित्त रस ने। क्लियर, याद रखिएगा, जिसको हम बाइल जूस भी कहते हैं। तो बाइल जूस लीवर से सीक्रेट होता है और वो फैट पर रिएक्ट करता है और फैट को कन्वर्ट कर देता है किस में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ओके,
चलिए नेक्स्ट आता है प्रोटीन। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ हुआ था? आमाशय में, स्टमक में हुआ। और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट किया गया? अमीनो अम्ल में कन्वर्ट किया गया। एमिनो एसिड जिसको कहते हैं हम, ओके, एमिनो एसिड में कन्वर्ट किया। किसने किया? पेप्सिन एंजाइम ने किया। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। धीरे धीरे छोटा छोटा करके याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। और अगर पूरा डायग्रामेटिक वे में अगर आप इसको कन्वर्ट करके लर्न करते हैं तो बहुत अच्छे से तरीके से आपको इसको लर्न करने में आसानी रहेगी। ओके, तो देखिए लास्ट सिंपलेस्ट सब्सटेंस कौन से बने? लास्ट सिंपलेस्ट सब्सटेंस बने हैं ग्लूकोज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल और एमिनो एसिड। क्लियर? तो देखिए अब क्या होता है, शुद्धांत्र में हम अवशोषण की क्रिया होगी। देखिए ग्रहणी वाले पार्ट में क्या हुआ? भोजन का पाचन हो गया। अब पाचन के बाद जो अंतिम उत्पाद बने थे कौन से? ग्लूकोज, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल और एमिनो एसिड। अब ये कहाँ जाएंगे? शुद्धांत्र के निचले वाले हिस्से में जो कि कुंडलित भाग है उसमें जाएंगे। उस कुंडलित भाग में सबसे पहले आता है जेजुनम यानी कि मध्यांत्र। मध्यांत्र के अंदर भोजन का क्या होता है? अवशोषण होने लगता है। ये जो सरल पदार्थ बने हैं अब इनका क्या होने लगेगा? अवशोषण होने लगेगा। कैसे होगा? उसके लिए देखिए आंत्र की जो अंदर वाली भित्ति होती है, देखिए मैं चित्र जो आपको बता रही हूँ इस चित्र को ध्यान से देखिए। आंत्र की जो अंदर वाली भित्ति होती है उसके अंदर क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं आपके अंगुलियों के समान। जिस तरह से आपकी अंगुलियां हैं उस तरह से उठे हुए उभार होते हैं, अंगुलियों के समान उठे हुए उभार होते हैं। इन उभारों को इस तरह से चित्र में दिखाई दे रहे हैं। इन उभारों को हम क्या कहते हैं? दीर्घ रोम या सूक्ष्मांकुर कहते हैं, माइक्रोविलाई। ओके, इन्हें हम दीर्घ रोम या माइक्रोविलाई कहते हैं। तो ये जो विलय होते हैं इन विलाइयों में भी छोटे 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 छोटे, ये देखिए नली के अंदर इस प्रकार के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के अंदर भी छोटे छोटे और बारीक बारीक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम माइक्रोविलाई कहते हैं। इन माइक्रोविलाई का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो उनके अंदर क्या होती है? रक्त नलिकाओं का इस तरह से जाल होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है? जैसे ही भोजन इस सरल पदार्थ के रूप में इस आंत्र की भित्ति से गुजरता है तो सबसे पहले तो क्या है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से या ये जो उभरे हुई संरचनाएं हैं इनकी वजह से क्या बन जाती है? खांचे बन जाती है। सेंटर में देखिए बहुत सारी खांचे बन जाती है। इसके कारण भोजन एकदम से स्लिपरी वे में आगे नहीं जाता है, रुक रुक के जाता है। यानी कि भोजन को रुकने के लिए उसका सतह बढ़ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दीर्घ रोम है वो आंत्र में भोजन के अवशोषण के लिए सतह के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, यानी कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। क्योंकि भोजन अब बहुत रुक रुक के जाएगा, अवरोध पैदा होगा भोजन को आगे खिसकने में। ठीक है, और भोजन जितना ज़्यादा वहाँ पर रुकेगा उतना ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा। क्लियर? तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि भोजन के अवशोषण में दीर्घ रोम की क्या भूमिका है। तो भोजन के अवशोषण के लिए दीर्घ रोम क्या करते हैं? भोजन को अधिक देर तक रोकने के लिए, अवशोषण के लिए तल क्षेत्र या सतह के क्षेत्र को बढ़ाते हैं। क्लियर? अब जितनी देर तक भोजन इसके खांचों में रुकेगा उतनी देर में क्या होगा? भोजन में से जो सरल पदार्थ है, सरल पदार्थ क्या बने थे? ग्लूकोज, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल और अमीनो एसिड, वो क्या करेंगे? रक्त नलिकाओं द्वारा सोख लिए जाएंगे, अवशोषित कर लिए जाएंगे। तो रक्त नलिकाओं द्वारा आंत्र की भित्ति में से सरल पदार्थों यानी पोषक पदार्थों को सोख लेने की जो ये क्रिया है उसे ही हम क्या कहते हैं? भोजन का अवशोषण कहते हैं। क्लियर? तो भोजन का अवशोषण यानी पचा हुआ भोजन। पचा हुआ भोजन का मतलब क्या हो गया? कि भोजन सिंपलेस्ट सब्सटेंस में टूट गया है। ठीक है, तो अब पचे हुए भोजन यानी सरल पदार्थों को रक्त नलिकाओं, दीर्घ रोम या हम कह सकते हैं शुद्धांत्र की भित्ति में उपस्थित रुधिर वाहिकाओं या रक्त नलिकाओं द्वारा सोख लेने की क्रिया अवशोषण कहलाती है। क्लियर? अवशोषण के बाद अब क्या होगा? ये जो रक्त नलिकाएं हैं ये अब भोजन को क्या करेगी? उस सरल पदार्थों को क्या करेगी? आगे ले जाएगी। ये सरल पदार्थ क्या है? हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। इन उपयोगी पदार्थों को अब आगे की तरफ कोशिकाओं में, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में ले जाएगी। क्लियर? तो एक बार इसको फटाफट से रिपीट कर रही हूँ। शुद्धांत्र में अवशोषण की क्रिया क्या होगी? देखिए पचा हुआ भोजन जो कि सरल पदार्थ के रूप में था, अब इन सरल पोषक तत्वों को दीर्घ रोम की सहायता से, दीर्घ रोम में उपस्थित जो नलिकाएं होती हैं यानी शुद्धांत्र की भित्ति में उपस्थित दीर्घ रोम
के अंदर जो रक्त नलिकाएं हैं उनके द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। इस तरह से शुदांत्र में भोजन का अवशोषण होता है। अब ये भोजन के अवशोषण के बाद भोजन गया कहाँ, तो भोजन कहाँ गया, पचा हुआ भोजन का जो अवशोषण होगा वो कहाँ चला जाएगा, रुधिर वाहिकाओं की सहायता से यानी कि रक्त नलिकाओं की सहायता से वो चला जाएगा कोशिकाओं में। यानी कि हर एक भाग में, हमारे शरीर के हर एक भाग में वो भोजन चला जाएगा, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। यानी वो चला जाएगा कोशिकाओं में। ठीक है, अब ये जो कोशिकाओं में चला गया है पदार्थ, ये जो सरल पदार्थ कोशिकाओं में चला गया है, कोशिकाओं में जाके, चूंकि ये बहुत सरल पदार्थ है तो कोशिकाओं में जाकर कोशिका द्रव्य यानी कि जीव द्रव्य के साथ ये मिक्स हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं स्वांगीकरण। यानी स्वांगीकरण वर्ड का मीनिंग होता है अपने आप में मिल जाना, आत्मसात हो जाना। ठीक है, यानी कि किसी भी पदार्थ के अंदर वो मिल जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। अब यहाँ हम भोजन की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, पाचन की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो पचे हुए भोजन का अवशोषित होकर रुधिर में मिलना और कोशिकाओं में पहुंचकर कोशिका द्रव्य के साथ मिल जाना स्वांगीकरण कहलाता है। धीरे धीरे ये स्वांगीकरण हो जाता है। पाचन की प्रक्रिया के बाद जितने भी सरल उपयोगी पदार्थ बने थे वो जाकर कोशिकाओं में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब इन कोशिकाओं में धीरे धीरे इनका उपयोग कर लिया जाता है, जैसे कि बॉडी बिल्डअप करने के लिए प्रोटीन का सिंथेसिस करना या बाकी किसी भी पदार्थ का सिंथेसिस करना, तो उसके लिए ये सारे पदार्थ क्या होते हैं, बाद में उपयोगी, जटिल पदार्थ बनाने में उपयोगी हो जाते हैं या उनको काम में ले लिया जाता है। या फिर क्या किया जाता है कि डायरेक्टली उनका क्या ऑक्सीकरण हो जाता है। कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज जैसे पदार्थों का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, और कुछ ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में अभी के लिए उपयोगी नहीं है या एक्स्ट्रा है, उसे क्या किया जाता है, लीवर के अंदर, यकृत के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। ये स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में और फैट की फॉर्म में। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर, लीवर के अंदर फैट यानी वसा और ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, ग्लूकोज को स्टोर कर लिया जाता है, ताकि बाद में कभी भी लंबे समय के लिए उनका विघटन करके शरीर को ऊर्जा दिया जा सके। ठीक है, तो जो ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर जाता है, उस कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का अर्थ ये हो गया कि देखिए, पाचन और श्वसन जो है वो दोनों एक साथ होने वाली क्रियाएं हैं। हम भोजन करते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है, तो भोजन करने से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, जब तक हम श्वसन करते हैं तब जाकर हमें ऊर्जा मिलती है। देखिए ये प्रक्रिया होती कैसे है। जो पचा हुआ भोजन है, जो सरल रूप में भोजन है, वो कहाँ पहुँच गया, वो पहुँच गया है कोशिकाओं के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे जैसे आप सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते हैं, तब क्या होता है कि ऑक्सीजन वो उन कोशिकाओं में पहुंचकर क्या करती है, उस ग्लूकोज का, उस फूड का विघटन करती है, तोड़ती है, उसे और सरल पदार्थों में तोड़ती है। तो ग्लूकोज को और सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है और एंड में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और इसके साथ साथ रिलीज होती है एनर्जी। ओके, तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की वजह से, और ये ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ, कोशिकाओं के अंदर। क्लियर, ग्लूकोज का जो कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज था उसका ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन होने के बाद वो किस में टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट गया, और इसके साथ साथ एनर्जी रिलीज हुई। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ये हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, तो अब उसे श्वसन की ही क्रिया द्वारा वापस नाक की सहायता से बाहर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और वाटर को बॉडी के अंदर कंज्यूम कर लिया जाता है, एनर्जी बॉडी के लिए काम आ जाती है। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। पाचन की प्रक्रिया और श्वसन की प्रक्रिया दोनों एक साथ चलती है, जब जाकर बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है। क्लियर, तो कोशिकाओं में पचे हुए भोजन का ऑक्सीकरण होता है, श्वसन की क्रिया में ली गई ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज का विघटन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। क्लियर हो गया आपको? तो ये पूरा आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया है शुदांत्र में अवशोषण की क्रिया। अब देखिए, जो पचा हुआ भोजन है उसका तो यूज़ हो गया, लेकिन कुछ ऐसे भी तो पदार्थ होंगे जो अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं या पचते नहीं हैं बॉडी के अंदर। अब उनका क्या होता है, तो देखिए उनके लिए एक ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं बृहदांत्र।
ओके। तो ये क्षुधांत्र का जो सेंटर पोर्शन आपने देखा था, जो कुंडलित नलिका के रूप में आपने देखा था, ये तो था क्षुधांत्र। क्षुधांत्र के चारों ओर ये जो चौड़ी नलिका आपको दिखाई दे रही है, ये चौड़ी नलिका जो रेड कलर के पार्ट में आपको दिखाई दे रही है, दैट इज नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, बड़ी आंत इसके कहा जाता है, बृहदांत्र कहा जाता है। ओके, तो बृहदांत्र जो है वो क्षुधांत्र की अपेक्षा थोड़ी सी चौड़ी नलिकाएं होती है। क्षुधांत्र में भोजन यहाँ तक आकर आगे कहाँ जुड़ जाता है, बृहदांत्र से जुड़ जाता है। क्षुधांत्र और बृहदांत्र के जुड़ने के पॉइंट पर जो जंक्शन होता है, जहाँ पे क्षुधांत्र और बृहदांत्र आपस में जुड़ते हैं, वहाँ पर एक पतली सी छोटी सी नलिका आपको दिखाई दे रही है। ये इसमें देखिए आप, ये नलिका कहलाती है अपेंडिक्स, या इसे कहते हैं अंधनाल। बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ये अंधनाल या अपेंडिक्स जो है वो एक हम कह सकते हैं एक अवशेषी अंग के रूप में हमारे शरीर में है, यानी कि इसका हमारी बॉडी में कोई वर्क नहीं है, ये सिर्फ एक अंग के रूप में आपकी बॉडी के साथ अटैच है। ओके, तो पाचन तंत्र में अपेंडिक्स जुड़ा हुआ होता है, कहाँ, क्षुधांत्र और बृहदांत्र जहाँ आपस में जुड़ते हैं वहाँ। अब देखिए आगे क्या होता है कि बृहदांत्र की सहायता से, ये बृहदांत्र जो है एक चौड़ी नलिका है जो कि कुंडलित क्षुधांत्र की अपेक्षा क्या होती है, चौड़ी होती है, परंतु लंबाई इसकी कम होती है। लंबाई होती है ओनली 1.5 मीटर। ओके, क्षुधांत्र की लंबाई कितनी थी, 6 से 7.5 मीटर थी, और ये कितनी है, ओनली 1.5 मीटर लंबी नलिका है। और बृहदांत्र में ये सामान्यतः भोजन का क्या होता है, जल, भोजन में से जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है। क्लियर। तो देखिए क्षुधांत्र के अंदर जो भोजन का पाचन हो चुका था, भोजन का अवशोषण भी हो गया, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है, उस फूड में अभी भी वाटर है, कुछ मिनरल्स बचे हुए होंगे, तो वो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ चला जाता है, बृहदांत्र में चला जाता है। बृहदांत्र में से उसमें से वापस रिपीट करके बृहदांत्र के अंदर भी छोटी छोटी विलाइज होती है, जैसे कि क्षुधांत्र की भित्ति के अंदर आपने विलाई देखी थी, सूक्ष्मांकुर देखे थे, उसी प्रकार से बृहदांत्र की भित्ति के अंदर भी विलाइज प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, भोजन में से जल और जो अपचित भोजन होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसमें से जल और मिनरल्स का क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। ठीक है, अब ये अनडाइजेस्टेड फूड जो पूरी तरह से जल और मिनरल्स का अवशोषण जब हो चुका होता है, तो बृहदांत्र के लास्ट हिस्से में भेज दिया जाता है। अब ये जो बृहदांत्र का लास्ट हिस्सा है, ये एक पेशीय थैलीनुमा संरचना होता है, जिसे हम रेक्टम कहते हैं या मलाशय कहा जाता है। ये एक पेशीय थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें फैलने और सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती है। इसमें अनडाइजेस्टेड फूड आकर इकट्ठा हो जाता है, अपचित भोजन मल के रूप में इकट्ठा होता है, इसे हम फिकस या मल कहते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर ये फिकस या मल के रूप में इकट्ठा होता रहता है मलाशय के अंदर, और समय समय पर इसका जो ओपनिंग पॉइंट होता है वो बॉडी से बाहर निकलता है। उस पॉइंट को हम एनस या गुदा द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, एनस या गुदा द्वार। और इसकी सहायता से, या मल द्वार भी इसको कहा जाता है, इसकी सहायता से इस अनडाइजेस्टेड फूड को अर्ध ठोस मल के रूप में, यानी सेमी सॉलिड फिकस के रूप में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अर्ध ठोस मल के रूप में, यानी पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं है, पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं है, इस फॉर्म में उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये अनडाइजेस्टेड फूड है और ये हमारे लिए उपयोगी बिल्कुल भी नहीं है, इसको आपको बॉडी से बाहर निकालना ही है। ठीक है, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है या अपशिष्ट पदार्थ है, उसको समय समय पर गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निष्कासन या एक्सर्शन कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए आपने पूरी एलिमेंट्री कैनाल पढ़ ली है। पूरी एलिमेंट्री कैनाल में आपके पोषण के सारे स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं। पोषण के सारे स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप आपका था इंजेशन, यानी कि अंतर्ग्रहण की क्रिया। भोजन को अंतर्ग्रहित किया था, उसके बाद भोजन को निगलना था, स्वेलिंग, उसके बाद हमने क्या किया था, भोजन को डाइजेस्ट किया, यानी पाचन की प्रक्रिया हुई। पाचन की प्रक्रिया के बाद भोजन का क्या हुआ, अवशोषण हुआ। अवशोषण के बाद स्वांगीकरण हुआ। स्वांगीकरण के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया गया, यानी एक्सर्शन, या उसको हम क्या कह रहे हैं, निष्कासन की प्रक्रिया कह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरा पोषण कंप्लीट होता है किसमें, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि मानव पाचन तंत्र में। ओके,
अब देखिए कभी कभी क्या होता है, एक्सर्शन की क्रिया जो होती है वो कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है, यानी निष्कासन की प्रक्रिया कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन, हालांकि ह्यूमन जो फीकस होता है, ह्यूमन मल जो होता है वो कैसा होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, परंतु कभी कभी डिसऑर्डर्स की वजह से, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कभी कभी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि मल जो है वो बहुत पतला होता है, और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, दस्त कहते हैं, या इस स्थिति को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। जनरली ये बॉडी में पानी की कमी या मिनरल्स की कमी को उत्पन्न करता है, इसीलिए हम इसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। ये होता कैसे है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, आपने गलत खाना खा लिया हो सकता है, या फूड टॉक्सिसिटी यानी कि खाद्य विषाक्तता की वजह से ये हो सकता है, अपच के कारण भी ये हो सकता है, एसिडिटी बन जाए आपकी बॉडी के अंदर तब भी ये हो सकता है। ठीक है, तो इन सारे कारणों की वजह से कभी कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है, और भारत में विशेषकर बच्चों में ये स्थिति सामान्य है। जनरली बारिश के दिनों में ये डिहाइड्रेशन की समस्या बनी रहती है। चरम अवस्था में ये घातक हो सकती है, यानी कि स्टार्टिंग में अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल और लवण की अत्यधिक क्षति होना, क्योंकि बार बार अगर बॉडी अनडाइजेस्टेड फूड अगर ठीक से क्या नहीं होता, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है ठीक से, तो वो वाटर बॉडी से बाहर निकलने लगता है। ऐसी कंडीशन में मिनरल्स भी वाटर के साथ बाहर निकल जाते हैं, और आपकी बॉडी जो होती है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, सुस्त हो जाती है, और इसे हम सहजता से नहीं टाल सकते हैं। इसीलिए चिकित्सक के पास यानी डॉक्टर के पास जाने से पहले ही आपको क्या करना चाहिए, ORS सॉल्यूशन लेना चाहिए। अब ORS सॉल्यूशन क्या होता है, डॉक्टर के पास अगर आप कभी गए हो तो आपको इस तरह का डिहाइड्रेशन के टाइम पर आपको इस तरह का ORS सॉल्यूशन दिया जाता है एक पाउच में, जिसे आप पानी में मिलाकर पी लेते हो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप बार बार पीते हो उस पानी को, आपके बॉडी से पानी की कमी दूर हो जाती है। इसे हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS का घोल कहते हैं। O फॉर ओरल, R फॉर रिहाइड्रेशन और S फॉर सॉल्यूशन। तो जल की शरीर में पुनः पूर्ति के लिए इस प्रकार के विलयन की आवश्यकता होती है बॉडी के अंदर। जरूरी नहीं है कि ORS का पाउच जो डॉक्टर देते हैं उसी को आप पी ले, उसके अलावा आप ORS का घोल घर पर भी बना सकते हो। इसके लिए आपको जल को उबालना पड़ेगा, उबालकर छानकर थोड़ा सा गुनगुना करने के बाद उसमें आप क्या मिलाएंगे, एक चुटकी नमक डालेंगे और चीनी जो है वो घोलकर उसे जल्दी से 24 घंटे के अंदर अंदर वो वाटर आपको पी लेना और पूरा ख़त्म कर देना है। ठीक है, इसी सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ORS सॉल्यूशन कहते हैं। और बार बार इसे पीने से शरीर की जल की आवश्यकता की पूर्ति कम हो जाती है, यानी कि जल में जो जल की क्षति हुई है शरीर के अंदर वो सही हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एक बार वापस से हम रिकॉल कर लेते हैं, पूरा एक कंटिन्यू पाथ में इसको एक बार देख लेते हैं, जिससे आपको ये पूरा अच्छे से लर्न हो जाए। ओके, तो देखिए सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने 2 पार्ट्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव जूस, ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब है, ये पूरा का पूरा एक ट्यूब है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है वो हेल्पफुल होती है, और वो क्या सीक्रेट करती है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है। ओके, तो अब देखिए ये पूरा ट्यूब कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है माउथ से, और जहाँ जहाँ जो जो पोषण यानी न्यूट्रिशन के जो जो स्टेप्स चल रहे थे, डाइजेशन के जो स्टेप्स चल रहे थे वो भी मैं आपको क्लियर करती जाती हूँ, आप ध्यान दें। तो माउथ के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया था फिजिकल ब्रेकडाउन भी होता है और केमिकल ब्रेकडाउन भी होता है फूड का। ओके, तो फिजिकल ब्रेकडाउन में दांतों और जीभ की सहायता से भोजन को तोड़ा जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और उसके बाद जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं यानी लार ग्रंथि होती है, उससे जो लार रस निकाला जाता है, उसकी सहायता से भोजन को क्या किया जाता है, बिल्कुल फिनिश करके एकदम बोलस में कन्वर्ट किया जाता है। लार मिश्रित भोजन जो निगलने योग्य आसानी से बन जाता है, और इसी के साथ साथ लार में स्टार्च का पाचन भी भोजन में से कर लिया जाता है लार की सहायता से। ओके, लार में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम होता है। अब ये जो भोजन जो कि निगलने योग्य बन गया है, बोलस बन गया है, ये जो भोजन है वो निगलने योग्य बन गया है, बोलस बन गया है, वो फेरिंग्स की सहायता से यानी ग्रसनी की सहायता से आगे की ओर धकेल दिया जाता है, और ये जो ग्रसनी है एपिग्लोटिस की सहायता से उसको श्वसन नली को कवर करती है, और
और इस भोजन यानी इस बोलस को अब ईसोफेगस यानी कि ओसोफेगस का यानी कि ग्रास नली ग्रसिका में धकेल दिया जाता है। ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता है, केवल ग्रसिका एक पाथ के रूप में काम करती है ग्रसनी से आमाशय तक भोजन को पहुंचाने के लिए। ग्रसिका से धीरे धीरे भोजन को कहाँ पहुंचाया जाता है? आमाशय में पहुंचाया जाता है। आमाशय जे आकार की एक पेशीय थैलीनुमा संरचना होती है जो कि आहार नाल का एक चौड़ा और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और इसमें भित्ति से 3 प्रकार के जूस सिक्रेट होते हैं। ये 3 प्रकार के जूस में सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, श्लेष्मा होती है और पाचक रस, जठर रस जिसको हम कहते हैं, वो सीक्रेट किया जाता है। जैसे ही भोजन आमाशय के अंदर आता है, इस भोजन पर सबसे पहले श्लेष्मा की एक परत जो कि आमाशय की भित्ति के साथ रहती है, और उस पर एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है, साथ ही भोजन को अम्लीय बनाता है, जिससे कि जठर रस जब सीक्रेट किया जाए तो जठर रस इस पर कार्य कर सके। जठर रस में उपस्थित होता है पेप्सिन एंजाइम। ये पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो भोजन को तोड़ता है, यानी कि भोजन में से प्रोटीन का पाचन करता है। भोजन में से प्रोटीन का पाचन करने के बाद जो भोजन बचता है उसे हम कहते हैं काइम या आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन। ठीक है, ये आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन जिसमें से प्रोटीन का पाचन लगभग हो चुका है। अब इस भोजन को आगे कहाँ खिसका दिया जाता है? शुदांत्र के ग्रहणी वाले हिस्से में खिसका दिया जाता है। शुदांत्र के ग्रहणी वाले हिस्से में 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि एक तो यकृत और दूसरा अग्नाशय आकर जुड़ते हैं। यकृत एक भूरे रंग की ग्रंथि होती है जिसकी सहायता से पित्त रस का स्त्रवन किया जाता है। पित्त रस पित्ताशय में एकत्रित होता रहता है और धीरे धीरे ये पित्त रस यानी बाइल जूस जो है वो ग्रहणी में जाकर भोजन को क्षारीय बनाता है, भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है और साथ ही साथ भोजन में से वसा का पाचन करता है। और इसी में अग्नाशय ग्रंथि जो है वह अपना रस स्राव करती है ग्रहणी वाले हिस्से में, और वहाँ पर अग्नाशयी रस के द्वारा बचे हुए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन किया जाता है और आंत्र रस की सहायता से बचे हुए सभी पोषक तत्वों का पाचन कर लिया जाता है। इस प्रकार शुदांत्र के ऊपर वाले हिस्से में भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है। अब बचे हुए सरल पदार्थों को भोजन को शुदांत्र के नीचे कुंडलित नलिकाओं में धकेल दिया जाता है। ये जो कुंडलित नलिकाएं होती है शुदांत्र का निचला भाग होती है, और ये कम से कम 6 से लेकर 7.5 मीटर तक लंबी कुंडलित नलिकाएं होती है। इन कुंडलित नलिकाओं की आंतरिक भित्ति में दीर्घ रोम पाए जाते हैं। ये दीर्घ रोमों में भोजन आकर फंसता है और दीर्घ रोमों का संपर्क रक्त नलिकाओं में होता है। जब भोजन इन रक्त नलिकाओं के द्वारा सरल पोषक तत्वों को रक्त नलिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से शुदांत्र में भोजन का अवशोषण हो जाता है और अपचित भोजन जो है वो आगे बृहदांत्र में धकेल दिया जाता है। बृहदांत्र जो एक चौड़ी नलिका होती है और इस नलिका में अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि अपचित भोजन में से जल का अवशोषण कर लिया जाता है, और इस प्रकार से अपचित भोजन जो है बचा हुआ अपचित भोजन आता है मलाशय में। मलाशय एक थैलीनुमा संरचना है जिसमें आकर मल अर्ध ठोस रूप में इकट्ठा होता रहता है और समय समय पर इस अर्ध ठोस मल को गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है मानव पाचन तंत्र यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर? आपको सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए, आपको सारे मैकेनिज्म कंप्लीट हो गई, और आपको ये भी पता चल गया कि कौन सा हिस्सा किस प्रकार से वर्क करता है। सारे फंक्शन क्लियर हो गए होंगे आपको। अब देखिए नेक्स्ट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया है हमारी इस वीडियो में। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके दिमाग में आते हैं, कोई भी डाउट्स आपके दिमाग में आते हैं, तो ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उन डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे हमारा रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ रोमन थी, यानी कि शाकाहारी जंतुओं में भोजन किस प्रकार से होता है और पाचन की प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होती है। और इसी के साथ साथ हम ये जानेंगे कि अमीबा में पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय।